गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट दो क्लास से हम हमारा सेकंड चैप्टर ट्वेल्थ केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। नेम इज सॉल्यूशन। तो हाँ, आज हमने उसका पार्ट थर्ड पढ़ना है और थर्ड पार्ट में जो हमें टॉपिक कवर करने हैं, दीज टॉपिक्स आर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, इसे स्टडी करना है यूजिंग द रोल्ट लॉ। देन पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रोप्स एंड इट्स टाइप। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइक हमें फर्स्ट वन पढ़ना है रोल्ट लॉ के बारे में। That what do you mean by the Rollt law? What is its statement? Now, according to the Rollt law, the solution of a volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction. यानी किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें वोलेटाइल्स लिक्विड प्रेजेंट है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल आपका कंपोनेंट 1 के लिए, तो कोई कंपोनेंट 1 है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वी हैव टू कीप ए कांस्टेंट देयर। तो यहाँ उसकी जगह हमने रखा इट इज पी नोट 1। व्हाट डू यू मीन बाय द पी नोट 1? इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन a प्योर फॉर्म। यानी अगर वो प्योर कंपोनेंट होता, सॉल्यूशन में नहीं प्रेजेंट होता, तो जो उसका वेपर प्रेशर होता दैट इज रिप्रेजेंटेड एज पी नोट 1। तो एक्सप्रेशन हमें मिला P1 is equal to P naught 1 and X1, that is the Rollt law, means the partial pressure of a component is directly proportional to its mole fraction. सिमिलर वे में अगर कंपोनेंट आपका 2 है तो उसे केस के अंदर P2 is equal to P naught 2 and then X2। अगेन इसी केस के अंदर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। नाउ रोल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। हमें वोलेटाइल सॉल्यूट के केस के अंदर रोल्ट लॉ डिराइव करना है। अब एक बात देखिए, हम एक बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। एज वी ऑल नो, बाइनरी सॉल्यूशन मींस दैट सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, लाइक दीस कंपोनेंट्स आर आइदर 1 and 2 and A and B here। अब एक बात देखिएगा, एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक सोल्यूट प्रेजेंट होता है और एक सोलवेंट होता है। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज द सोल्यूट एंड जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज द सोलवेंट। अब देखिएगा, अब A and B हम यहाँ पर क्या लेके जा रहे हैं, like if it is PA, that is the partial pressure of A and A is the solvent। like इसी PA को हम P1 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलर वे में जो PB है इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B और द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, और इसे आप P2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक हमने यहाँ हर जगह इसे P1 एंड P2 की फॉर्म में दिखाया है। इसे ड्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने पढ़ा है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में कि अगर आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं, लाइक यहाँ हमने एग्जांपल लिया एक बाइनरी सॉल्यूशन का विच हैव टू कंपोनेंट्स 1 and 2, सो द टोटल प्रेशर P total is equal to the sum of the partial pressure of P1 and P2। like इसकी स्टेटमेंट्स हैं, the total pressure, total P over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressure of the components of the solution and is given as P total is equal to P1 plus P2। यानी जो टोटल प्रेशर होगा ऑल कंपोनेंट्स का, यहाँ एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो ही कंपोनेंट है, देन P total is equal to P1 plus P2। नाउ हमने पीछे ही पढ़ा है, रोल्ट लॉ डिस्कस जब हमने किया कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। सो P1 क्या होता है आपका P नोट 1 X1, ऐसे ही P2 क्या है आपका P नोट 2 X2। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, P1 की जगह उसकी वैल्यू रख दी हमने, P2 की जगह भी उसकी वैल्यू रख दी। सो P1 क्या था हमारा P नोट 1 X1, ऐसे P2 क्या था हमारा P नोट 2 X2। तो वो दोनों रखने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिला, ये मिला। उसके बाद आप एक बात देखिएगा, जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे एक बाइनरी सॉल्यूशन है केस के अंदर, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का एंड सोलवेंट का हमने X1 कहा, सोल्यूट का हमने X2 कहा, और हमने वहां पढ़ा था द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। सो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो अगर आप X1 की जगह X2 इंट्रोड्यूस करना चाहें तो X2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट मींस X1 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 1 माइनस X2। तो वही किया हमने, यहाँ पर X1 की वैल्यू रखी यूजिंग द एक्सप्रेशन X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो वहां से हमें मिला इट इज इक्वल टू 1 माइनस X2।
वो पुट किया हमने तो हमें बना 1 माइनस x2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय p नोट 1 प्लस में x2 एंड p नोट 2, देन हमने मल्टीप्लाई किया, एक्सप्रेशन हमें मिला मल्टीप्लाई करने के बाद एंड x2 कॉमन लेने के बाद इट इज p नोट 1 प्लस ब्रैकेट में है p नोट 2 माइनस p नोट 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय x2. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर when both of the component in the binary solutions are volatile. So जो टोटल प्रेशर है उसके केस के अंदर P1 भी ऐड होगा और आपका P2 भी ऐड होगा. दिस इज द रोल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स. हमने पढ़ा है रोल्ट लॉ किसके अंदर, वोलेटाइल सॉल्यूट्स के अंदर. नेक्स्ट देखते हैं अब एक बात देखिएगा, इसी जो हमने पढ़ा रोल्ट लॉ, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से स्टडी करते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं. इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, हम स्टडी कर रहे हैं इधर देखिए इट इज x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0. कहने का मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, ओनली x1 कंपोनेंट प्रेजेंट है, और यहाँ पर x2 कंपोनेंट 0 मींस x2 कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है. मींस यहाँ पर जो x1 है वो प्योर फॉर्म में है. जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो जो इसका प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का वो क्या है, p नोट 1. सिमिलर केस के अंदर यहाँ पर x2 क्या है आपका 1 है, मींस कंप्लीटली क्या प्रेजेंट है, x2 प्रेजेंट है, और x1 क्या है यहाँ पर 0 है, मींस x1 इज नॉट प्रेजेंट हियर. तो जो यहाँ पर x2 हमें मिला वो x2 के कोरोस्पोंडिंग जो आपका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर होगा दैट इज P नोट 2. और विद इन इस रेंज के कि जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो x1 की वैल्यू कम होती जाएगी एंड x2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो जो प्रेशर होगा वो होगा किसका, कंप्लीट सॉल्यूशन का, जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट है दैट इज P1 भी है वहां पर एंड P2 भी है. सो दिस लाइन कोरोस्पोंडिंग टू द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और ये जो दोनों पॉइंट है ये किसके हैं, प्योर कंपोनेंट 1 के एंड प्योर कंपोनेंट 2 के. आप देखकर ही बता सकते हैं दैट कंपोनेंट 2 दिस इज P नोट 2 दिस इज मोर वोलेटाइल कंपेयर टू P1. तो इसका क्या है, इसके पार्शियल आपके प्रेशर की रेंज कम है, इसके प्रेशर की रेंज क्या है आपकी ज्यादा है. तो ये तो हमने पढ़ा कि जब आपका एक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसके कोरोस्पोंडिंग कौन सा प्रेशर है, दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसके कोरोस्पोंडिंग कौन सा प्रेशर है, और इन दोनों के विद इन जब आपके दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसके लिए जो लाइन गिवन है आपकी वो क्या है, ये वाली लाइन गिवन है दैट रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. रोल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. तो हमें पढ़ना है कि रोल्ट लॉ कैसे एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का. तो हम पहले देखते हैं रोल्ट लॉ कौन सा है और हेनरी लॉ कौन सा है. तो रोल्ट लॉ हमने पढ़ा कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल फ्रैक्शन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया हमने, इक्वल का साइन लगाया तो वहां पर एक कांस्टेंट लग गया यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या है इसके प्योर कंपोनेंट का प्रेशर दैट इज P नोट 1. और हेनरी लॉ क्या है हमारा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, जो कांस्टेंट यहां लगाया दैट इज द KH, हेनरीज कांस्टेंट. देखिएगा अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द और द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. यानी जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन. तो फर्क क्या है, ओनली द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ P नोट 1 एंड KH. अब अगर ये किसी पर्टिकुलर केस पर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, अगर ये वैल्यू जैसे ही सेम हो जाएगी तो आपका रोल्ट लॉ एक स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लॉ का. देखते हैं ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर फ्रॉम द P नोट 1. thus रोल्ट्स लॉ बिकेम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन व्हिच द KH बिकेम इक्वल टू द P नोट 1. ये था, दोनों में सेम रिलेशन था बट कांस्टेंट का डिफरेंस था. अगर कांस्टेंट्स दोनों के इक्वल हो गए तो दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. इन दैट केस रोल्ट लॉ बिहेव एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स. नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर के बारे में. किस टाइप का सॉल्यूशन आपका, सॉलिड्स इन लिक्विड्स का सॉल्यूशन है. अब देखिएगा सॉलिड लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन में ओनली वन कंपोनेंट जो सोलवेंट है सिर्फ वही वोलेटाइल होता है, आपका सोल्यूट वोलेटाइल नहीं होता. तो एक केस को हम थोड़ा सा स्टडी करके देखते हैं. आपके पास लेफ्ट में कंटेनर दिया गया है, कंटेनर में आपका प्योर सोलवेंट प्रेजेंट है. प्योर सोलवेंट क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं
आपके लिक्विड के वो सरफेस को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, आपके इस खाली स्पेस में जा रहे हैं। मींस इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड, इट इज ए वोलेटाइल सोलवेंट। तो ये लगातार क्या करता जा रहा है, आपका इवेपोरेट होता जा रहा है। और हमें पता है कि प्रेशर का मतलब क्या है, कि ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके गैसेस के, गैसियस फॉर्म के, ये फोर्स पर यूनिट एरिया कितना वॉल ऑफ द कंटेनर पर स्ट्राइक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। नाउ इफ वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यहां पर हमने जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया इसके अंदर, उससे क्या होगा, अगर वैसे आप जनरली देखें तो अगर ये इसका कोई पर्टिकुलर प्रेशर होगा नहीं, क्योंकि ये वोलेटाइल तो होगा ही नहीं, तो ऑल ओवर देखा जाए तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो, लाइक इस केस में हमने क्या ऐड किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर लिया, सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। जब इन्होंने लिक्विड की सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो मॉलिक्यूल्स पहले आपके उस सरफेस को छोड़कर ऊपर कंटेनर के खाली स्पेस में जा रहे थे, उनका जाना कम हो गया, क्योंकि उन्हें क्या मिला, हिंड्रेंस मिली, रुकावट पैदा हुई उनके जाने में, वो सरफेस पे आ नहीं पाए। तो जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से जो आपका जो सॉल्यूशन बनता है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, अब हमें पढ़ना है आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच ओबे रोल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी जो सभी कंसंट्रेशन की रेंज पर कौन सा लॉ फॉलो करे, आपका रोल्ट लॉ फॉलो करे। एंड रोल्ट लॉ इज लाइक P1 इज इक्वल टू P01 x1, ऐसे ही P2 इज इक्वल टू P02 x2। तो जो सभी आपके कंसंट्रेशन पर इस लॉ को फॉलो करता है, दैट वन इज कॉल्ड एज ए आइडियल सॉल्यूशन। दूसरे केस के अंदर अगर हम कहें कि दो अनदर मेन पॉइंट भी है कि कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तब है जब वो ये दो क्राइटेरिया फॉलो करता हो, मींस डेल्टा मिक्सिंग H एंड डेल्टा मिक्सिंग V, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग एंड वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। अगर उसका जीरो है तो वो पर्टिकुलर जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो कैसे बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। नाउ अगर इस बात को थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के रूप में हम समझने की कोशिश करें, लाइक आपके पास एक प्योर सोलवेंट है, हमने उसे एक मॉलिक्यूल को नाम दिया A। ऐसे ही आपके पास प्योर सोल्यूट है, हमने उसके मॉलिक्यूल को नाम दिया B। अब आप क्या करें, उस सोल्यूट को उस सोलवेंट में मिक्स करें। जब आप सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स करेंगे तो ऐसा करने पर आपके सोल्यूट एंड सोलवेंट के बीच में नए इंटरेक्शंस बनेंगे। लाइक पहले किसके बीच में थे, ए का ए में था प्योर केस के अंदर, बी का बी में था प्योर केस के अंदर, लेकिन अब ऐड करने पर क्या हुआ, आपका ए और बी के अंदर भी इंटरेक्शंस बनने स्टार्ट हुए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर लाइक मिलाने से पहले जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था और बी के बीच में इंटरेक्शन था, अगर मिक्सिंग करने के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन है, अगर वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, जैसा कि प्योर ए के केस के अंदर था या प्योर बी के केस के अंदर था, तो इस केस के अंदर जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कैसे बिहेव करेगा, एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ए और बी के बीच का इंटरेक्शन आइदर कम है, वीक है कंपेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द प्योर ए एंड प्योर बी, या वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द ए मॉलिक्यूल्स एंड बी, उस केस के अंदर वो आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव ना करके किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के कई बार 1 मार्क्स के अंदर एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल बताइए। लाइक इट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन क्या बनाते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन भी क्या बनाते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और बेंजीन का और टोल्यूइन का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वन, लाइक हमें पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अभी मैंने कहा जो एंटायर कंसंट्रेशन की रेंज पर जो रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द आइडियल सॉल्यूशन। तो जो रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, देन दे आर कॉल्ड एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन केस के अंदर मैंने कहा कि जो मिक्स करने पर ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन बने, आइदर दे आर स्ट्रॉन्ग और दे आर वीक कंपेयर टू द इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द प्योर ए
एंड प्योर बीबी मोलिक्यूल्स। यानी ए और बी के जो इंटरेक्शन है वो प्योर सोल्यूट के मोलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस थे और प्योर सोलवेंट के अंदर जो मोलिक्यूल के इंटरेक्शंस थे उनके इक्वल नहीं है, आइदर तो वे कम है या आइदर वे क्या है, ज्यादा है। उस केस के अंदर इस टाइप के सॉल्यूशन आपके आइडियल बिहेवियर शो नहीं करते हैं, वो आपका नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। अब अगर आपका नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं तो वो डेविएशन शो करेंगे, एंड देयर आर टू काइंड ऑफ डेविएशन, वन इज द पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्ट लॉ। अब हमें ये दोनों वन बाय वन करके स्टडी करने हैं। एक तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ एंड एक पढ़ना है हमें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। अगेन इसको भी हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द ए बीबी एंड ए बी। इन तीनों के इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के सॉल्यूशन आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या किस टाइप के सॉल्यूशन आपका नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। लाइक इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि लाइक जो फर्स्ट वन है ये आपका केस है जब कोई सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल बिहेवियर शो करता है और नॉन आइडियल केस के अंदर भी वो आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। क्या शो करता है? आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर अगर कोई शो करता है। सेकंड केस के अंदर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की, कि जब कोई पर्टिकुलर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करे। लाइक देखिएगा आपके पास प्योर कंपोनेंट 1 था और प्योर कंपोनेंट 2 था, उनके करस्पॉन्डिंग उनके जो प्रेशर थे, लाइक हमने पिछली बार भी पढ़ा ग्राफ के अंदर, तो वो इनके करस्पॉन्डिंग हमें यहां से मिल जाएंगे। जब आपने उन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने पर नए इंटरेक्शंस बने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बने बिटवीन द पार्टिकल ऑफ 1 एंड 2 और ए एंड बी। नाउ फर्स्ट केस हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। इसके केस के अंदर क्या हुआ कि जब आपने सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स किया तो जो न्यू इंटरेक्शंस बने बिटवीन द ए एंड बी मोलिक्यूल्स, ए के अंदर और बी के अंदर जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बने, दीज आर वीक कंपेयर टू द प्योर ए मोलिक्यूल्स एंड बीबी मोलिक्यूल्स। यानी मिक्स करने पर ये वाला जो इंटरेक्शन फोर्सेस बने ये क्या बने? वीक बने कंपेयर टू द जितना आपका ए के केस के अंदर था या आपका बी के केस के अंदर था उनके कंपेयर में। अब अगर ऐसा होगा तो सॉल्यूशन बना उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ने से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस छोड़कर एयर में चले जाएंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे उससे आपके उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो था आइडियल वे में जितना होना चाहिए, और ये वो है जो हमें वैल्यू मिली, मींस क्या हो गया आपका मिक्स करने पर इंक्रीज हो गया। दैट इज ए काइंड ऑफ डेविएशन, एंड इट इज ए डेविएशन ऑफ विच काइंड? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। क्या है ये? पॉजिटिव डेविएशन है रोल्ट लॉ से। यहां देखिएगा हमें पढ़ना है नेगेटिव डेविएशन के बारे में। नेगेटिव डेविएशन में हम अगेन बातें करते हैं कि जो प्योर ओ ए के बीच में जो इंटरेक्शन थे आपके और जो प्योर बीबी के बीच में इंटरेक्शंस थे, जब आपने उन्हें मिक्स किया, मिक्स करने पर जो इंटरेक्शंस बने वो किसके बीच में बने? आपके ए एंड बी के बीच में इंटरेक्शंस बने। तो इस केस के अंदर वो ए और बी के जो इंटरेक्शंस थे, दीज आर मोर स्ट्रोंगर कंपेयर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द प्योर ए एंड प्योर बीबी। यानी ए बी के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, इंटरेक्शंस हैं, ये क्या है? ये स्ट्रोंगर है कंपेयर टू द उनके प्योर स्टेट के अंदर। अगर ऐसा होगा तो सॉल्यूशन है वो कम इवेपोरेट होगा। कम इवेपोरेट होगा तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस को एमिट करके आपके कहां जाएंगे? अबोव सरफेस में, खाली कंटेनर का जो आपने स्पेस पीछे दिखाया था वहां जाएंगे, तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो आइडियल वे के अंदर जो हमारी लाइन थी प्रेशर की, पी टोटल की, वो ये थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब आपका ए बी में इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से जो हमें लाइन मिली वो कौन सी है? ये वाली है। मीन सॉल्यूशन बनाने पर इसने क्या शो किया? नेगेटिव डेविएशन शो किया। नेगेटिव डेविएशन इसने तब शो किया व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन द ए बी मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द प्योर ए एंड बी बी मॉलिक्यूल्स। नाउ यही हमें पढ़ना है एक बार। सॉल्यूशन हैविंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ, उसको एक बार और देख लेते हैं। मींस सबसे पहले एग्जांपल, बहुत बार 1 मार्क्स में एग्जांपल ही पूछा जाता है कि गिव ए एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। तो आपको सिर्फ एग्जांपल देना है, दैट इज मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, इट शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ट लॉ। ना अभी मैंने जो इंटरेक्शन के बारे में आपसे बात की थी, देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड व्हेन वी ऐड द एसीटोन इनटू इट, it will introduce between the molecules of the water. So interaction between AB
is weaker compared to the pure AA and compared to the pure BB। अगर A और B के बीच के अंदर जो इंटरेक्शंस बनी वो वीकर है तो जो टाइप का आपकी डेविएशन शो होगी दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वन, सॉल्यूशन हैविंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड लॉ। सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, दिस विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड लॉ। अब ध्यान दीजिएगा हम कैसे करेंगे, जैसे आप एक फिनोल को एनिलीन का मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, there will be the intermolecular hydrogen bonding between the molecule of phenol and the molecule of aniline। जब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो जो आपका इंटरेक्शन बिटवीन A एंड B है दैट इज स्ट्रोंगर कंपेयर टू द प्योर सोल्यूट एंड प्योर सोलवेंट। अगर आपकी ये वाली नई इंटरेक्शंस अगर क्या है, स्ट्रोंगर है, तो किस टाइप का आपका डेविएशन शो होगा, आपका होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्ड लॉ। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चंस भी हो गया और साथ साथ में किस टाइप के आपके सॉल्यूशन क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, हमने ये भी पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ना है व्हाट डू यू मीन बाय द एजियोट्रोप्स। उससे पहले एक बात समझिएगा, लाइक एक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। अगर एक सॉल्यूशन आपने बनाया, उस सॉल्यूशन में आपको कहा गया कि इन कंपोनेंट्स को जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, लाइक एक बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो इन दोनों को आपने सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे, लाइक अगर दो लिक्विड आपने मिलाए, लाइक वाटर में इथेनॉल आपने मिला दिया, उनको मिलाने पर तो जो आपने सॉल्यूशन बना उसे आपको सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, आपका आंसर होगा हम डिस्टिलेशन से उसे सेपरेट कर देंगे। मींस डिस्टिलेशन इट इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर components of a liquid solution which have significant difference in their boiling point। अगर 25 केल्विन से ज्यादा उनके boiling point में डिफरेंस है तो आप उन्हें डिस्टिलेशन से, 25 केल्विन से अगर कम का आपका boiling point का डिफरेंस है तो कंपोनेंट को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ टाइप के सॉल्यूशन हम स्टडी करते हैं जिन्हें हम एजियोट्रोप्स कहते हैं। ये क्या है देखिएगा, some liquids on mixing form azeotropes, means these are the binary mixture having the same composition in the liquid and the vapor phase and boils at a constant temperature। यानी जो कंपोनेंट आपने क्या किया, मान लीजिए कंपोनेंट आपके पास A था, कंपोनेंट B था, सॉल्यूशंस के फेज के अंदर था, आपने इन्हें नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दिया, हीट करने पर इनके वेपराइज होना स्टार्ट हो गए, तो जो आपको वेपर्स मिले उसमें प्योर ए नहीं मिला आपको, प्योर बी नहीं मिला आपको, आपको क्या मिला, ए और बी दोनों। बिकॉज इस टाइप के जो सॉल्यूशन है वो अलग अलग टेम्परेचर पर आपके बॉयल ना करके किस पे बॉयल होते हैं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। लाइक सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रोप which are the binary mixture having the same composition in the liquid and the vapor phase and boils at a constant temperature, such kind of the mixtures are called as azeotropes। Now in such cases it is not possible to separate the components by the fractional distillation। मैंने कहा अगर आप डिस्टिलेशन करेंगे भी तो जो वेपर फेज आपको मिलेगा उसके अंदर आपको दोनों कंपोनेंट ही मिल जाएंगे। दोनों कंपोनेंट अगर आपको मिल गए तो आप ये जानते हैं कि इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सच काइंड ऑफ मिक्सचर आर कॉल्ड एज एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड द सेकंड वन इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एक है आपका मिनिमम बॉइलिंग और एक है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। थोड़ा सा वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी लिक्विड का, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकेम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई भी कंपोनेंट का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और ऐसा जिस टेम्परेचर पर होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका जो एक कंपोनेंट ए है उसका भी एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए उसका एक्स बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसे जो कंपोनेंट बी है आपका उसका क्या है, आपका वाई बॉइलिंग पॉइंट है। अब आप इन दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और आपका एक बाइनरी मिक्सचर बना देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बना देते हैं। इस केसेस के अंदर जब आप इसे बॉयल करते हैं और अगर ये एजियोट्रोप बनता है तो ये दोनों अलग अलग ना बॉयल होकर एक पर्टिकुलर जेट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। यानी जो वेपर फेज में एंड लिक्विड फेज के अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है, आपका एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग होता नहीं है। तो जो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है वो कब बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप तब बनेगा जब आपका लार्ज डेविएशन होगी, और वो भी किस टाइप की, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्ड लॉ। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन तब थी
जब ए और बी के अंदर जो इंटरेक्टिव फोर्सेस थे, अट्रैक्शंस थी, वो क्या थी, वीकर थी कंपेयर टू द प्योर ए एंड प्योर बी। तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन वीकर है, ये ज्यादा इवेपोरेट होंगे, ज्यादा इवेपोरेट होंगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर बनेंगे तो उनका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और आपको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कम टेम्परेचर पर ये क्या गेन कर ले, अपना बॉइलिंग पॉइंट गेन कर ले। तो इससे केस के अंदर जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कम आएगी। सो दीज काइंड ऑफ द मिक्सचर आर कॉल्ड एज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नाउ एग्जांपल है लाइक इथेनॉल वाटर मिक्सचर, हमने कहा एक पर्टिकुलर कंपोजिशन भी देखनी है। Obtained by the fermentation of the sugar on fractional distillation give a solution containing approximately 95% by volume of ethanol। और इस काइंड के जो आपके एजियोट्रोप्स, आपका जो मिक्सचर बनता है, ये आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है एज टू देयर प्योर फॉर्म। सो दीज आर कॉल्ड एज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। Once this composition, known as the azeotropic composition, has been achieved, the liquid and the vapor have the same composition and no further separation। जैसे ही आपकी ये कंपोजिशन बनी, इस कंपोजिशन के बाद फर्दर आपका सेपरेशन नहीं हुआ, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एजियोट्रोप, इट इज कॉल्ड एज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नाउ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, हमने अगेन कहा कि एजियोट्रोप्स क्या है, उसी का ही एक टाइप है, इट इज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब देखिएगा, आपके पास कंपोनेंट प्योर था ए और दूसरा कंपोनेंट प्योर था बी, आपने दोनों को मिक्स किया तो इंटरेक्शंस बनी बिटवीन ए एंड बी। अब इस केस के अंदर, जैसे कि पिछले केस में हमने कहा था, देयर इज ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, तो यहां पर होगी एक लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्ट लॉ। अगर लार्ज नेगेटिव डेविएशन है, मींस द इंटरेक्शन बिटवीन द ए बी मॉलिक्यूल इज मच ग्रेटर, स्ट्रोंगर कंपेयर टू द प्योर ए एंड प्योर बी। तो जो आपके वेपर्स हैं वो कम रिलीज होंगे, कम रिलीज होंगे तो उनका प्रेशर भी कम होगा। अगर उनका प्रेशर कम होगा, यू हैव टू प्रोवाइड ए लार्ज टेम्परेचर टू मेक देयर वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टू रीच देम टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर कम वेपर बने तो ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करके आपको उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचाना पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड मोर हीट, तो जो आपका इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दीज काइंड ऑफ एजियोट्रोप्स आर कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ना एग्जाम्पल बहुत बार पूछ लिया जाता है that give a example of the mixture or the maximum boiling azeotrope। So here is the example, nitric acid and water is an example of this kind of azeotrope। अगर इस टाइप का आपके पास में क्या है, सैंपल है, तो क्या बनाएगा, आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएगा। दिस एजियोट्रोप हैज द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% the remaining water। Now what is boiling point, its boiling point is 393.5, greater than the boiling point of water। So this is all about the maximum boiling azeotrope। तो हमने आज थोड़ा सा क्या पढ़ा, आज हमने रोड्स लॉ के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा रोड लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स के बारे में, उसके बाद हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद डेविएशंस के बारे में जाना, एंड डेविएशंस में के बारे में जानने के बाद हमने एजियोट्रोप्स और एजियोट्रोप्स के टाइप्स पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।